हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसका काफ़ी वेटेज है। एंड ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है। एंड ये भी कह सकते हैं कि रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं हम लोग इस लाइट के जो फेनोमेना को है वो सब लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व बचपन से करते हुए आ रहे हैं। कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम शायद नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसकी जो उसके चलते जो इंसिडेंट है या जो भी फेनोमेना है उसको हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो लाइट है वो आखिरकार लाइट का जो अलग अलग नेचर है, लाइट किस प्रकार से अपने जो अलग अलग फिनोमेना को किस प्रकार से शो करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीपीटी के माध्यम से मैंने कई सारे इसमें स्लाइड्स ऐड किए हैं जहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि लाइट एक्चुअल में लाइट पे बेस्ड जो कई सारे फिनोमेना हैं उसको मैंने इस पीपीटी के माध्यम से उसमें कई सारे स्लाइड्स को ऐड करके ये दिखाने की कोशिश करा है, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया है। तो वीडियो आपको जरूर ही अच्छा लगेगा। एंड तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो आपको सबसे पहला स्लाइड जो नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, वो है कि लाइट जो है वो यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो है वो फॉल हो रहा है। एंड देन ये लाइट हमारे आईज तक जो है वो पहुंच रहा है। यानी यहाँ पे हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं, या ये चीज आप भी समझ सकते हैं देख करके, बखूबी आपको समझ में आ भी गया होगा कि जब हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी तभी हो पाती है जब उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट है वो फॉल होता है और उस पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमारे आईज तक आता है। तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को जो है वो देख पाते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला सवाल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दी लाइट। मतलब अंधेरा होगा या हम चाहें कि अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को देख ले तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और शायद हम इस चीज को करके देखे भी हैं। हम लोग अंधेरे में किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं दिखता है। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वो विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल क्यों होता है, तो इस चीज को हम इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बगल में ही मैंने इस स्लाइड में ये दिखाने की कोशिश किया है कि कैसे जो लाइट का जो एक फिनोमेना है, दैट इज लाइट का एक फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के वजह से जो है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का जो है वो बेंडिंग हो जाता है, लाइट रे बेंड कर जाता है। जो कि इस वीडियो लेक्चर का आगे का पार्ट भी होगा, जहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जब लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो किस प्रकार से लाइट का बेंडिंग होता है, या फिर लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब इंटर करता है तो किस प्रकार से उसका बेंडिंग होता है। इसके साथ ही इसके जो कई ऐसे फिनोमेना है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड, वो हम लोग इसी वीडियो लेक्चर के सीरीज में करेंगे। लेकिन ये आज पार्ट 1 वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो वीडियो को हम लोग शॉर्ट में छोटे छोटे पार्ट में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो काफी इंफॉर्मेशनल है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखें, जरूर से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। एंड आपके तरफ से कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं उसको जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पढ़ाई में जो है, आपके स्टडी में जो है वो बिल्कुल एक सुविधा हो सके, वो आसान हो सके। तो इसके अगले जो स्लाइड में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले स्लाइड में हम क्या डाले हैं। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में जो है वो लाइट रे फॉल हो रहा है। एंड किस प्रकार से जब लाइट रे किसी एक प्रिज्म में फॉल हो रहा है तो ये देख सकते हैं कि हम लोग लाइट क्या हो रहा है कि ये 7 कलर में जो है वो ब्रेकआउट हो जा रहा है। इस प्रकार के जो फिनोमेना है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो कि इस फेनोमेना को भी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर के सीरीज में, हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में इसको बहुत अच्छे ढंग से जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों हो पाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। एंड इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे टर्म हैं, कई सारे ऐसे
इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में, आगे के वीडियोस में हम लोग जो है सो इसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी बस हम ये दिखाने की कोशिश की है कि लाइट के जो कई सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो कि हम लोग वो देखते आए हैं और बचपन से ऑब्जर्व करते आए हैं। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को देख सकते हैं कि कोई व्हाइट लाइट जब ये इस प्रिज्म में फॉल हो रहा है तो ये 7 कलर में जो है वो डिस्पर्स कर जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो व्हाइट लाइट है फ्रेंड्स, व्हाइट लाइट में अलग अलग 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स का जो और वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से जो जब ये एक लाइट रे जब किसी मीडियम में, रेरर मीडियम देख सकते हैं कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया, तो चूंकि सबका स्पीड अलग अलग होता है एंड वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो जिसके वजह से जो है यहाँ लाइट का जो है अलग अलग पैटर्न जो है हमको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम आराम से किसी स्क्रीन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वायलेट कलर का जो डेविएशन है वो बिल्कुल मैक्सिमम हुआ है, जबकि रेड कलर का जो डेविएशन होता है इसमें मिनिमम होता है। तो नीचे से इसमें हम लोग देखते हैं कि विब्योर कलर का जो है एक पैटर्न बनता है। तो सबसे नीचे जो इसमें होता है वो विब्योर में हम लोग देख सकते हैं जो सबसे नीचे का जो कलर होता है वो वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, और ये इस प्रकार से ऑरेंज और इस प्रकार से रेड होता है। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, जिसके वजह से जो है इसका डेविएशन सबसे कम हो पाता है। एंड वायलेट का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होता है, जिसके वजह से इसका डेविएशन ज्यादा हो जाता है। इसके ही अगले स्लाइड में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये भी एक डे टू डे लाइफ में होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर सा फिनोमेना है। हम सभी लोग इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का रेनबो फॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में जो ये रेनबो फॉर्मेशन है ये भी एक लाइट का ही फिनोमेना है, क्योंकि जब ये जो जब बारिश का समय होता है तो जो बारिश खत्म हो जाने के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कुछ क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से जब लाइट रे उस पे उस वाटर ड्रॉपलेट्स पे फॉल होते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स पे लाइट रे फॉल होते ही उसमें लाइट का जो है वो और रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इनसाइड में है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो कि इसी वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो अभी ज्यादा इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स पे जो है लाइट रे जैसे फॉल हो रहा है, तो ये 7 कलर में फिर से जो है वो डिस्पर्स हो जा रहा है। तो लगभग ये प्रिज्म के जैसा ही वाला फिनोमेना है। तो यहाँ पर भी जो है वो 7 कलर में लाइट जो है वो डिस्पर्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को विबग्योर जो कि एक रेनबो देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर होता है, काफी अट्रैक्टिव लुक होता है रेनबो का, देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके आगे का जो स्लाइड है, इस स्लाइड के माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि लाइट का ये स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमेना है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ये लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तब हो पाता है फ्रेंड्स कि जब किसी एक सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक सोर्स पढ़ेंगे हम लोग कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब लाइट रे को किसी दो सोर्सेस के मदद से या दो स्लिट्स के मदद से जब हम लाइट रे को किसी स्क्रीन में उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का जो है वो पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लाइट का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब लाइट रे दो स्लिट्स में जब पास होता है तो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइट का जो इंटेंसिटी है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम देखने को मिलता है। तो जो लाइट की इंटेंसिटी जहां जहां पे ज्यादा होती है तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लाइट की इंटेंसिटी जहां पे कम मिलती है वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे ब्राइट इंटरफेरेंस है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहने का मतलब है कि एक डार्क फ्रिंज पैटर्न हमको देखने को मिलता है, जो कि मैं इसके स्लाइड के मदद से भी दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे ये जो पिक वाला जो पॉइंट है, ये पिक वाले सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस को दिखा रहे हैं, जबकि ये जो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये जिसकी इंटेंसिटी कम लग रही है वो एक डार्क फ्रिंजेस को दिखा रहा है।
तो कैसे अल्टरनेटिवली ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज का एक पैटर्न हमको स्क्रीन पे देखने को मिलता है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर सा बोल सकते हैं कि लाइट का जो है वो फिनोमेना है। इसके साथ ही इस स्लाइड के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि लाइट का जो है एक और भी स्पेशल टाइप का जो है वो फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस लगता है कि इंटरफेरेंस के जैसा ही है, लेकिन इंटरफेरेंस में हम लोग दो सोर्सेस का जो है इस्तेमाल किए थे, एंड दो सोर्सेस के मदद से हम लोग जो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाए थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है स्क्रीन में हम लोग जो है स्क्रीन में दिखाने की कोशिश किए थे। डिफ्रैक्शन भी कुछ इसी प्रकार का फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सिंगल स्लिट के मदद से जो है वो लाइट रे को जो है वो स्क्रीन में जो है सो वो यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज का पैटर्न बनता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल घटते चला जाता है। तो सेंटर में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं, यानी इधर की तरफ जाते हैं, तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी घटते चली जाती है। इधर जब भी आते हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो घटते चली जाती है। तो कह सकते हैं कि जो सेंटर पे होता है वो सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, एंड जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो उसकी इंटेंसिटी कम होते चली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे जो इस चैप्टर में और इस चैप्टर से रिलेटेड है, हम लोग का जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बहुत क्लास 8-9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 8 में भी क्लास 8 में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है फ्रेंड्स, जब भी किसी एक स्मूथ सरफेस या किसी एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे लाइट रे जब फॉल होता है तो वो लाइट रे क्या करता है, पुनः वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। तो लाइट का जब किसी एक मीडियम से जब वो किसी प्लेन सरफेस में जाकर के फॉल होता है और पुनः वापस उसी मीडियम में जब लाइट रे रिटर्न कर जाता है, तो इस प्रकार का जो फिनोमेना है, इस प्रकार के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पॉसिबल है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है किसी एक पॉलिश सरफेस में, मिरर में फिर हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज जस्ट अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम। तो इसके कुछ लॉज भी हैं, और इस लॉज के बारे में भी शायद हम लोग क्लास 8 में पढ़े हों। तो जो इसके दो बहुत ही फेमस लॉ हैं कि जब भी किसी लाइट रे को हम लोग किसी सरफेस पे फॉल कराते हैं, तो इस फॉलिंग लाइट रे को जब हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जब इस मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो सरफेस है फ्रेंड्स, ये जो सरफेस हम लोग देख रहे हैं ग्रीन वाला सरफेस, ये सरफेस एक्चुअल में क्या है, इस सरफेस को हम लोग अंदर से पॉलिश कर देते हैं बैक साइड से, ताकि लाइट जो है वो इसके आर पार ना जा सके। तो इस प्रकार से लाइट जो है वो उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है, जिसके वजह से जो रिफ्लेक्शन फेनोमेना है उसको हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहना चाहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो जहाँ पे लाइट रे फॉल होता है वहां पे हम लोग एक उस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। एंड साथ ही जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल आई। एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। एंड जो इसका जो दूसरा लॉ है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो सब के सब इस नीचे वाले प्लेन में ही जो है वो सिचुएटेड है।
तो प्लेन कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग प्लेन का बात कर ले तो प्लेन बेसिकली जो एक्सिस के मदद से जो बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो दो कोई भी एक्सिस को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक प्लेन बन जाता है। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ ये है कि जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होगा वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होगा। यदि मान लीजिए कि लाइट का हम लोग जो इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना है वो किसी एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं, तो जो तीनों रेज हैं वो तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन में ही होंगे, ये कहना चाह रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे जो अगला स्लाइड है, इस अगले स्लाइड के मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाइट रे है जब किसी प्लेन सरफेस पे, जैसे एक प्लेन मिरर पे ही हम लोग ले लें कि प्लेन मिरर में जब लाइट रे फॉल करता है तो उसके इमेजेस किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेजेस जो इस प्रकार के प्लेन मिरर में जो बनते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के थ्रू, जो लाइट रे के थ्रू जो यहाँ पे इमेजेस फॉर्म होता है, वो इमेजेस जो है वो पहला तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो इमेज होगा उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। जब हम किसी रियल इमेज का बात करें तो रियल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ दी मिरर बनाते हैं, मिरर बनाते हैं, और मिरर से इन फ्रंट में होने के वजह से, मिरर से आगे होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, किसी स्क्रीन पे भी इजिली जो है वो उसको ला पाते हैं, उसको लोकेट आउट कर पाते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर में भी स्पेशली जो कॉनकेव मिरर है, वो कॉनकेव मिरर में हम लोग देख पाएंगे कि जो इमेजेस है उसका नेचर एक केस में छोड़ करके बाकी के सारे केसेस में जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। लेकिन जो यहाँ पर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जो कि मिरर के अंदर हमेशा देखने को मिलेगा। एंड खास बात यह है कि जितना डिस्टेंस पे वहाँ, जितना ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस भी मिरर के अंदर उतना ही होता है। यानी मिरर से हम लोग उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो ठीक उतना ही दूरी पे होगा। मतलब ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि ये वाला डिस्टेंस है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ द इमेज के बराबर है। तो ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्लेन मिरर जब किसी इमेज को बनाता है। इसके साथ हम लोग एक और खास तरह के प्रॉपर्टीज से अवगत हैं। ये इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्लाइड के मदद से ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि जब जब हम किसी प्लेन मिरर के आगे खड़े होकर के अपना इमेज को देखते हैं, तो जब हम राइट हैंड को देखते हैं तो ऐसा मिरर के अंदर से ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जो है वो लेफ्ट हैंड को देखने की कोशिश करी है। तो ये एक्चुअल में जो लेफ्ट का राइट है या राइट का जो लेफ्ट है, इस प्रकार का जो फिनोमेना है, इस प्रकार के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये जो प्लेन मिरर का जो ये खास बात है कि ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज को भी बनाता है। अब जो इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है, दैट इज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर को हम लोग कहीं ना कहीं क्लास 8 तक बिल्कुल उससे अवगत हो चुके होते हैं, और 8 में भी हम लोग इसी चीज को पढ़े हुए होते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर है, आज के वीडियो में हम लोग जो स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, ये स्फेरिकल मिरर बिल्कुल ही हम लोग के लिए शायद नया होने वाला है। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी जो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रे जो है वो किसी एक इनवर्ट सरफेस पे जो है वो फॉल हो रहा है। मतलब जो धसा हुआ पार्ट है, या बोल सकते हैं कि जो गड्ढा वाला पार्ट है, उस पे जो है लाइट रे फॉल हो रहा है। और यहाँ पे जो लाइट फॉल हो रहा है वो उभरा हुआ भाग पे लाइट रे फॉल हो रहा है। तो जब लाइट रे इनवर्ट सरफेस पे फॉल होता है तो ये एक जो मिरर बनता है, ये एक मिरर का टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर होता है। और जब लाइट रे किसी उभरा हुआ सरफेस पे, उठा हुआ सरफेस पे बोल सकते हैं, जब फॉल होता है, और अंदर के सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसके अंदर का जो सरफेस है इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो सरफेसेस है, इस अंदर के सरफेस पॉलिश होने की वजह से ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है।
और यदि इसके उभरा हुआ भाग को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो ये एक कनकेव मिरर का टाइप बन जाता है। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं, आप इस बेसिक टर्म्स को भी मैं यहीं इसमें जो है इसी फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि ये जब कोई भी स्फेरिकल मिरर बनता है फ्रेंड्स, तो स्फेरिकल मिरर तब बनता है जब ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक स्फेयर का पार्ट ही होता है। और स्फेयर का पार्ट होगा तो जब इसके स्फेयर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के वजह से इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये कोई स्फेयर ही बनेगा। और स्फेयर में पता है कि स्फेयर का एक क्या होता है, सेंटर होता है। तो उसी सेंटर को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस मिरर का होने वाला है। साथ ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि इस पॉइंट पी पर जो है इसको कट करता है। इस पॉइंट पी को, जो कि मिरर पे सिचुएटेड होगा, इस पॉइंट पी को हम लोग पोल बोलते हैं। तो इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होते हुए जो लाइट रे या जो रे को हम लोग दिखा रहे हैं, जो लाइन को हम लोग दिखा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि जब हम लोग कोई स्फेरिकल मिरर को लेते हैं तो उसमें एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड मिरर के सरफेस पे जो एक सेंटर से अलाइन, सेंटर को कनेक्ट करते हुए जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ठीक बीचों बीच जो है फोकस होता है, दैट इज इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एफ से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है इसके ठीक बीचों बीच होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो रिलेशन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर से जो पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये जो फोकस से जो पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का जस्ट डबल है, या बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होते हुए पास करता है। एंड फोकस है। तो लाइट इस प्रकार से जो है वो किसी सरफेस पे यहाँ पे फॉल हो रहा है, और इसके बाहर के सरफेस को हम लोग क्या किए हैं, यदि बाहर के सरफेस को पॉलिश किए हैं तो ये कॉनकेव मिरर का टाइप बनाएगा। एंड यदि इसके गड्ढे वाले भाग को हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, लाइट रे को उभरे हुए भाग में गिरा रहे हैं या फॉल करा रहे हैं, तो वो एक कन्वेक्स मिरर का वह पार्ट बनेगा। यहाँ पे इसके फोकस को भी हम दिखाने की कोशिश की है कि जो फोकस है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग देख पाते हैं कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइट रे उसको फॉल करा रहे हैं इसके कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, तो सारा का सारा लाइट जो है वो क्या कर जा रहा है, कन्वर्ट कर जा रहा है। सारा का सारा लाइट जो है वो फोकस पे आकर के मिल रहा है। इसको अलग कलर के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं जो लाइट रे है वो किस प्रकार से यहाँ फोकस पे आकर के जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस है, एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, इस फिगर के मदद से हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फोकस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है। तो प्रिंसिपल फोकस को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाता है और यदि वो सारा का सारा लाइट जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होकर के मिलता हुआ दिख रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। उसी प्रकार से हम कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर में जब ये लाइट रे को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करा रहे हैं, तो ये सारा का सारा लाइट डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है। और ये डाइवर्ज होते हुए इसके जब हम लोग पीछे इमेजिनरी पार्ट को जब मिलाएंगे तो ये ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू, कि ये फोकस पे जाकर के मिलेगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रियल फोकस नहीं मिलता फ्रेंड्स। इस स्थिति में हम लोग को रियल फोकस नहीं मिलता है। जबकि जबकि हम लोग बात कर ले कनकेव मिरर का, तो इस केस में हम लोग जो है वो रियल फोकस को पाते हैं, रियल फोकस जो है हमको देखने को मिलता है। तो ये खास बात होता है कनकेव मिरर का कि हम लोग इसमें रियल फोकस को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर में हम लोग को रियल फोकस नहीं मिलता है। जस्ट बिकॉज कि इसमें लाइट का एक डाइवर्जन फिनोमेना होता है और इसमें जो है लाइट रे वो कन्वर्ज करता है। तो
इसका इस्तेमाल हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे लाइट रे को कन्वर्ज करना होता है, जहाँ पे लाइट रे की इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब लाइट रे को हमको इसके इंटेंसिटी को एक तरह से बोल सकते हैं कि घटाना होता है, या फिर लाइट रे को क्या करना होता है कि डिफ्लेक्ट करवाना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वेक्स मिरर को जो है वो यूज करते हैं। ये एक रिलेशनशिप है जो कि इसके कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है, इसके बीच में इस प्रकार का जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है कि आर जो है वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होता है। इसके प्रीवियस ही स्लाइड में मैंने इस बात को बताने की कोशिश करी है। अब हम लोग बात करेंगे जो कि सवाल भी यहीं से बनता है क्लास 10th का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहां पर भी ये एग्जाम बिल्कुल उस एग्जाम में भी हम बिल्कुल इस प्रश्न को आसानी से देखने को जो है वो मिल जाता है। दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टेबल करने वाले हैं ये है कनकेव मिरर का जो टेबल है। कि इस प्रकार से देखिए कि कई तरह के इसमें पोजीशन बनते हैं। इस पोजीशन को हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे कि जब कहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके चलते जो इमेज बनता है उसकी पोजीशन भी अलग अलग होती है। एंड साथ ही उसका जो नेचर ऑफ द इमेजेस होता है वो भी अलग होता है। कभी रियल इमेजेस बनता है तो कभी वर्चुअल इमेजेस बनता है। साथ ही साथ जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कभी बड़ा बनता है, कभी बहुत बड़ा बनता है। तो मतलब हाईली इनलार्ज होता है, कभी इनलार्ज होता है, कभी डिमिनिश्ड होता है, कभी हाईली डिमिनिश्ड होता है। तो इसके इस जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि यदि हम लोग क्या करते हैं कि लाइट रे को सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इसके चलते जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम याद करने का ट्रिक देंगे। अभी आप पहले एक बार देख लें कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो फोकस पे बनेगा। तो इस केस में हम लोग याद कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनता है। इसका जस्ट अपोजिट ये है कि जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इससे जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इससे जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट है, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इसका जो फोकस पे जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड तो होता है लेकिन काफी छोटा इमेज होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूरी पे रखा होता है। तो जिसके वजह से जो इसका इमेज है वो बहुत डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इसके अगले स्लाइड्स में भी मैंने डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाने की कोशिश करा है कि किस प्रकार से जो है उसका स्केच डायग्राम की मदद से भी हम दिखाने की कोशिश किया है कि जो लाइट रे है वो किस प्रकार से जो है वो दो लाइट रे मिल करके इमेज को बनाते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइट रे को सॉरी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। साथ ही इसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज उसी पोजीशन पे बनता है। तो बिल्कुल देखिए इसको याद करना आसान है कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। इस प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और सेम साइज का बनता है। तो यहाँ पे कोई भी मैग्निफिकेशन जैसा चीज देखने को नहीं मिलता है। साथ ही ये यदि हम क्या कर रहे हैं कि लाइट सॉरी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं तो इमेज किधर शिफ्ट कर जा रहा है, इमेज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ शिफ्ट कर जा रहा है, उसके बीच में आ जा रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इसका जो अगला जो भाग है वो है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में, तो इस केस में हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है। ये एक सिंगल ऐसा केस है जिसमें जो कनकेव मिरर है, ये जितने भी इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम ये कॉनकेव मिरर की वजह से है।
तो ये कॉनकेव मिरर में हम लोग देख पाते हैं कि जो इमेज बनता है वो एक ही ऐसा केस है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इसको मैं एक याद करने का ट्रिक आपको दे दे रहा हूँ। चलिए क्या मैं एक स्लाइड क्रिएट कर ले रहा हूँ एंड उस स्लाइड की मदद से मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिगर के थ्रू जो है वो आपको याद करने का एक ट्रिक दे दे रहा हूँ ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से आसान भाषा में आप इसको याद रख पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, कनकेव मिरर है। और इस कनकेव मिरर में ये जो इसके सेंटर से पास होगा, कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इस कलर को चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड इधर कहीं फोकस होगा। तो लाइट सॉरी ऑब्जेक्ट जब हम लोग कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट को जो है इधर कहीं रखते हैं तो इसके चलते जो इमेज बनेगा, इसके चलते ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे जब होगा तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके चलते जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ये तो याद रख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा एंड ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी आसान है कि ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, सेम हाइट का बनता है। तो ये जो तीन केसेस है इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। जो चौथा केस है दैट इज कि हम लोग क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो जो इसका इमेज है वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनता है। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ शिफ्ट कर रहा है, इधर अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम इधर रख रहे हैं तो इमेज किधर शिफ्ट कर रहा है, इधर शिफ्ट कर रहा है। मतलब जब हम देख पाएंगे यहाँ की जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर चला जाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इमेज बाहर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से एक याद रख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो इमेज जो है वो इमेज यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो इमेज किधर शिफ्ट कर जाएगा, वो इमेज लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार से है जो हम दिखाने की कोशिश किए हैं। इस स्लाइड में भी हम यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि यदि इमेज को हम सॉरी ऑब्जेक्ट को हम यदि बियॉन्ड दी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ जाता है। एंड ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर चला जाता है। और ये जो सबसे जो लास्ट जो केस है वो लास्ट केस जो कि हम देख पा रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं तो इमेज जो है वो मिरर के अंदर देखने को मिलता है। तो मिरर के अंदर जब भी इमेज देखने को मिलेगा तो ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इस प्रकार के जो इमेज है इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज है। तो ये वर्चुअल इमेज बनता हुआ यहाँ पे दिखता है। तो ये जो स्लाइड्स थे ये इसके थ्रू हम ये देख पाए कि इमेजेस जो है वो किस प्रकार से कनकेव मिरर जो है वो किस प्रकार से रियल इमेजेस बनाता है एंड कब वर्चुअल इमेज बनाता है, कब उसका जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सा जो है वो बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये
काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको दोस्तों, फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इस पे डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। और उसी ट्रिक से याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, सेम साइज का मिलेगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। तो आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, बशर्ते एक ही ऐसा केस है जहां पे हमको एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देखने को मिला है, दैट इज इन द लास्ट केस, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर देखने को मिलता है, और इमेज जो है वहां पे बिल्कुल जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन का हम लोग बात करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो इसका रे डायग्राम के थ्रू जो है हम किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन को हम दिखा पाएंगे। तो जो पहला जो इसमें केस है, या बोल सकते हैं कि जो इसके रूल्स हैं इमेज फॉर्म कराने के लिए, तो इमेज फॉर्म कराने से पहले हमको इसके रूल्स को जानना पड़ेगा। इसमें चार बेसिक रूल है, जो कि पहला रूल है कि यदि हम लोग लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, तो लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो बिल्कुल ये फोकस पे जाकर के मिलता है। और कन्वेक्स के केस में भी हम देख रहे हैं कि लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो ये डाइवर्ज तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके जो वर्चुअली पीछे जब हम लोग मिला रहे हैं, इमेजिनरी लाइन मिला रहे हैं, तो ये भी फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये पहला लॉ है, ये बोल सकते हैं कि पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का। इसके बाद का जो रूल है वो है कि यदि लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो उसी उसी पाथ को जो है वो पुनः रिट्रेस करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब लाइट रे को हम क्या किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, तो लाइट रे क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो लाइट रे है वो फिर से उसी पाथ को जो है वो रिट्रेस कर रहा है। एंड इसके केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट रे को जब ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रहा है, तो अंदर जा तो नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट को जो है वो यहीं से डाइवर्ज कर दे रहा है, लाइट रे जो है यहीं से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और ये भी पुनः वापस उसी पाथ को जो है वो रिट्रेस कर रहा है। तो ये इसका जो है वो थर्ड रूल था। इसका दूसरा रूल शायद छूट रहा है, इसके दूसरे रूल्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सॉरी, वो दूसरा ही रूल था, मैंने गलती से यहाँ नंबर जो है वो अलग दे दिया है। तो जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल ये है कि जब लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं, पोल से होते हुए ऑब्लिकली पास कराते हैं, मतलब जब लाइट रे को हम लोग पोल पे ऑब्लिकली फॉल कराते हैं, तो लाइट रे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमेना को जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो फॉलो करता है, यानी जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब लाइट रे इंसिडेंट किया इस पोल पे, तो पुनः वापस उसी मीडियम, सॉरी, पुनः जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसके बराबर वैल्यू के होते हुए जो है ये लाइट रे जो है वो इस जो है यहाँ पे बेंड कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बेंड नहीं कहेंगे, लाइट रे यहाँ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कन्वेक्स मिरर में भी देख पा रहे हैं। अब ये जो हम लोग जो तीन रूल्स पढ़े हैं, तीन रूल्स क्या पढ़े कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए लाइट रे क्या करेगा, फोकस पे आकर के मिल जाएगा, तो इसको हम लोग फोकस बोल रहे हैं। साथ ही इसका एक उल्टा जो है, रिवर्स जो है, वो भी हम लोग ध्यान देंगे कि यदि लाइट रे को क्या करते हैं कि फोकस से पास करवाते हैं लाइट रे को, तो ये क्या करेगा, आफ्टर दी रिफ्लेक्शन या आफ्टर दी रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसके फर्स्ट दो रूल थे। एंड थर्ड रूल जो था वो ये था कि जब हम लोग लाइट रे को, एक मिनट, मैं यहाँ एक नया स्लाइड ले रहा हूँ ताकि मैं इस चीज को अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। इसमें जब ये देखें हम लोग कि तीसरा जो थर्ड रूल बता रहा है कि जब लाइट रे
को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं, तो लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पुनः उसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार से देखें हम लोग, और इसी में फिर हम लोग ये देखें कि लाइट रे को जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोल से पास करा रहे हैं, तो पोल में जब लाइट रे फॉल हो रहा है तो ये बिल्कुल इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है, इस प्रकार से देख पा रहे हैं हम लोग। तो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। एंड ये बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनता है, तो वो वाला जो टेबल है हमेशा दिमाग में उसको रखते हुए जो है हम इमेज को ट्रेस करेंगे, तो बिल्कुल ही आसानी से ट्रेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा गया है। इसके एक स्लाइड में हम यहाँ सबसे पहला जो स्लाइड है वो ये था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कैसे इमेज उसका बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा फ्रेंड्स, तो उसका जो इमेज है हम इस प्रकार से कुछ देखेंगे कि पैरेलल लाइट रेज को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को हम फॉल कराएंगे इसके मिरर में। तो ये जो है वो लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत पॉइंट सा ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनता है इस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पे रखा होता है, तो यहाँ पे हाईली डिमिनिस्ड बनेगा। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द मिरर है। मिरर के यदि अंदर होता तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता। मिरर के सेम साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड यदि ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही होता है, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पर ला पाते हैं। इसका जो अगला जो केस है वो है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के फ्रंट में होता है, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो एक लाइट रे को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए कम से कम ऐसे दो लाइट रेज जो है जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लाइट रे को हम क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल भेजे, तो ये क्या किया, इस फोकस से पास किया, तो ये फोकस से पास करता हुआ लाइट रे को दिखाया है। एंड दूसरा लाइट रे है जो कि, क्योंकि मिनिमम दो लाइट रे चाहिए, तो मिनिमम जब तक दो लाइट रे नहीं हम लोग ट्रेस करेंगे तब तक वो इमेज फॉर्मेशन हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो दूसरा जो लाइट रे है हम क्या किए, ऑब्जेक्ट से होते हुए ये पोल पे हम लोग फॉल कराए हैं, और पोल से जो है वो चूंकि अब यहाँ पे हम लोग रूल पढ़े हैं कि यदि लाइट रे यदि पोल पे फॉल होता है तो यहाँ पे एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो होता है। वो इस प्रकार से जो है वो लाइट रे इधर चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ जो लाइट रे है और जो पोल से पास होता हुआ जो लाइट रे है वो इस पॉइंट पे मैच टुगेदर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग जो है इमेज फॉर्म करा देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा साइज का लिए थे, इमेज जो है उससे छोटा साइज का बन रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो है, लेकिन उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर साइज है देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा साइज है। इसका अगला जो केस है वो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सेम साइज का उसी उसी जगह पे बनता है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा पाएंगे। एक इमेजेस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को भेजे हैं, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ है। एंड दूसरा लाइट रे को हम क्या किया, दूसरा लाइट को फोकस से पास करवाए हैं, तो फोकस से पास करवाने पर क्या हुआ, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ है। ये भी रूल है कि जब लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल फोकस से पास करवाते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, उस लाइट जो है वो इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड तो है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो है। साथ ही जो इसका साइज है वो सेम साइज है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से देख पा रहे हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इस स्लाइड के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश की है
कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि लाइट रे को हम लोग क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को भेजो तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करता हुआ जाएगा। दूसरा लाइट रे को क्या किया, फोकस से पास करवाए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ और इस पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ बन रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इमेज जो है वो एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज जो है वो बन रहा है। एंड ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इसका साइज क्या है, बड़ा है। एंड साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पर भी फिर से नेचर क्या है, रियल इमेज है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बना है। जो इसका फिफ्थ केस है वो यदि लाइट रे सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो ये देख पा रहे हैं कि लाइट रे क्या हो रहा है, लाइट रे जो है वो सॉरी ये केस शायद मैंने यहाँ अ, गलत दिखा दिया है एक्चुअल में। रुक जाइए 1 मिनट। एक्चुअल में ये जो स्लाइड है इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो लाइट रे सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है। तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है एंड लार्ज इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है। एंड बिहाइंड द मिरर मतलब कि क्या होता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, सॉरी इरेक्ट इमेज होगा। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं। एंड जो इसका एक केस छूट रहा है ये एक्चुअल में गलती से मैंने इसको लिख दिया है। इसका जो लास्ट जो केस है वो इसके सेकेंड लास्ट केस जो था वो था कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनता है। तो उसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मैं यहाँ एक स्लाइड लेकर के दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से होगा। जब जो ऑब्जेक्ट है एट फोकस पे जब होगा तो जो इमेज है इस प्रकार से बनेगा। ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये फोकस है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इस प्रकार से एक लाइट रे को यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो ये क्या करेगा, पुनः फोकस से पास होगा। एंड एक लाइट रे को हम एक लाइट रे को यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करा देते हैं। तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, पुनः वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये देख पा रहे हैं कि पीछे भी बढ़ा ले तो लाइट रे जो है वो पैरेलल ही मिलने वाला है और आगे भी इधर कहीं बढ़ा ले तो लाइट रे कहीं इस प्रकार से कहीं पर भी ऐसा चांसेस नहीं है कि लाइट रे जाकर के मर्ज कर जाए। तो इस स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट रे जो है वो पैरेलली जाएगा। तो इस प्रकार से इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इस प्रकार से देख पा रहे हैं। एंड बहुत बड़ा साइज नहीं बनेगा। अब ये जो केसेस थे, ये केसेस में हम लोगों ने ये देखा कि कनकेव मिरर जो है उसका इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, उसका नेचर किस प्रकार से होगा, साइज ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से किस प्रकार से होगा। इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका रियल फोकस नहीं होता है, इसका जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर होता है। तो यहाँ पे जितना जो हम लोग केस कंसीडर कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे या फोकस पे रखेंगे, यहाँ ऐसा कोई भी केसेस नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस पॉसिबल है। या तो ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख दें और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो यदि ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इस रे डायग्राम के थ्रू भी जो है सो हम इसको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से इमेज जो है वो फोकस पे बनता हुआ दिख रहा है।
दूसरा जो केस ये है कि दूसरा केस इसका हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा केस जो है कि कहीं पर भी हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट को जो है वो पोल के आगे यानी इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर कहीं पर भी रख ले, इमेज जो है वो मिरर के अंदर ही बनेगा। तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो इसके दोनों केसेस में हम लोगों ने ये देखा है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो कन्वेक्स मिरर का जो इमेज है उसका इमेज किधर बन रहा है, तो राइट हैंड साइड में बन रहा है, यानी मिरर के अंदर बन रहा है। तो मिरर के अंदर यदि इमेज बन रहा है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगा। एंड यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है। इसका जो साइज है वो क्या है, डिमिनिश्ड है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में बात कर लिए हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। यहाँ तक में यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, जरूर मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज मैंने ज्यादातर इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस थ्योरेटिकल पार्ट को जो है वो कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है या जो मिरर फार्मूला पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे, साइन कन्वेंशन होगा, वो इसके आगे के लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे। इसके आगे के वीडियोस को हम लोग उसके आगे के वीडियो इसके आगे के वीडियोस में देखेंगे। जल्दी इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग देखने को मिलेगा, हम लोग देख पाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या सीबीएसई जो कि प्रीवियस ईयर में जो कि पूछ रखा हो, एग्जामिनेशन में जो एग्जाम में आ चुका है, उन सारे सवाल को लेकर के साइन कन्वेंशन को बिल्कुल अच्छे से बता करके मैं इसमें क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल सेशन के बीच में ही सारे क्वेश्चंस को जो है वो उसके कंसेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज देते हैं। वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से वीडियो को आप लगातार देखते रहें। एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। इसके अगले लेक्चर को हम लोग जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच।